हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सब लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप लोग देख रहे हो मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियोज लेकर के आ रहा है। आई होप आप सबको वो लेक्चर वीडियोज है वो पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, आपकी तैयारी में आप लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं। उसी लेक्चर वीडियो की कड़ी के अंदर आज का लेक्चर वीडियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली नॉर्सेट और अदर जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उनके अंदर आप लोगों को काम में आता है। उनके अंदर आप लोगों को क्या आता है, वो काम में आता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने यहाँ से यूट्यूब मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहले की जो पीछे की जो क्लासेज हैं, अगर वो क्लासेज आप लोगों ने अटेंड करी हैं और अगर आप लोगों ने क्लासेज है वो देखी हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी क्लास में अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो होने वाला है वो काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, जो कि क्या है, हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? कार्डियक कैथेटराइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन के बारे में बात करेंगे और कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है, कब किया जाता है, कौन कौन से केसेस के अंदर इसका ये किया जाता है, किस किस कंडीशन के अंदर ये कार्डियक कैथेटराइजेशन है वो किया जाता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स हों, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि कार्डियक डिसऑर्डर्स को, कार्डियक डिजीजेस को डायग्नोज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप क्या कर सको, वो हमसे पूछ सको। और ये ऑनलाइन लाइव सेशन आप जल्दी से अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ लाइवली कनेक्ट हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा रहने वाला है कार्डियक कैथेटराइजेशन। आज की क्लास के अंदर हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? कार्डियक कैथेटराइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन होता क्या है? तो नॉर्मली अगर बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो एक फ्लेक्सिबल कैथेटर है, वो मेजर आर्टरी जो बॉडी की होती है उनके थ्रू क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ताकि हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर अगर कोई भी अल्टरेशन हुआ है उसके बारे में हम लोग क्या कर सके, स्टडी कर सके। ये कार्डियक कैथेटराइजेशन है, लेकिन ये कब करना है, कैसे करना है, सारा कुछ हम लोग डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? कार्डियक कैथेटराइजेशन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या देखेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन की अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग बात करते हो तो कार्डियक कैथेटराइजेशन माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या है, एक नॉन इन्वेसिव, नो सॉरी, कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या है, इन्वेसिव प्रोसीजर। क्या है ये? एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव प्रोसीजर क्योंकि हम किसी न किसी आर्टरी के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक कैथेटर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, फ्लेक्सिबल मेटेलिक फ्लेक्सिबल कैथेटर होगा, उस कैथेटर को हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है? इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो क्या है ये? एक इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर, वन सेकेंड स्टूडेंट, is an invasive procedure, invasive procedure or test, is an invasive procedure and test। इन्वेसिव प्रोसीजर है और ये क्या है, इन्वेसिव टेस्ट है। इन्वेसिव प्रोसीजर है और एक इन्वेसिव टेस्ट है। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब है, इन्वेसिव प्रोसीजर का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब है इट इन्वॉल्व द टिश्यू ट्रॉमा। क्या कर रहा है? इट इन्वॉल्व द टिश्यू ट्रॉमा, सॉरी क्या होगा यहाँ पे, टिश्यू ट्रॉमा। टिश्यू ट्रॉमा यहाँ पर क्या होने वाला है, टिश्यू ट्रॉमा होने वाला है। यहाँ पर कुछ हद तक आप लोगों को क्या, मिनिमम टिश्यू ट्रॉमा होने वाला है, क्योंकि हमको कैथेटर, एक फ्लेक्सिबल कैथेटर जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी आर्टरी के माध्यम से या किसी भी आर्टरी के थ्रू, तो उस कंडीशन के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों को, आप लोग देखोगे कि उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर हमें कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई छोटा सा निक लगा करके ही वहां पे उस आर्टरी को हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, असिस्ट करना
पड़ेगा, उस आर्टरी को हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे कोई ना कोई छोटा निक लगा करके। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। निक का मतलब इंसिजन लगाएंगे, हल्का इंसिजन लगाएंगे। और इसमें करते क्या है, इस पूरे प्रोसीजर के दौरान हम करने क्या वाले हैं, 1 सेकेंड थोड़ा सा। एक सेकेंड स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, 1 सेकेंड, ये वीडियोस नहीं चल रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कोई डाउट, कोई किसी भी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार चेक कर लेते हैं, ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं। किसी भी प्रोसीजर में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो हमारा क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी भी ऑडियो वीडियो के अंदर कोई डाउट नहीं है तो देन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब है कि यहाँ पर टिश्यू ट्रोमा इन्वॉल्व। ठीक है, टिश्यू ट्रोमा यहाँ पे डेफिनेटली हो रहा है। नेक्स्ट वन है कि इसमें क्या करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर हम करेंगे क्या, एक फ्लेक्सिबल कैथेटर को हम क्या करते हैं, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट के जो चेम्बर्स है वहां तक हम उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हार्ट के फंक्शन है, हार्ट के वॉल और हार्ट की स्ट्रक्चर के, हार्ट के वॉल की स्ट्रक्चर है, हार्ट वॉल है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं, कोई वॉल्व के हार्ट वॉल्व हैं जो कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है, सेमिन्यूलर वॉल है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई चेंजेस तो नहीं आए। ठीक है, किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ फ्लेक्सिबल कैथेटर। किस चीज का इंसर्शन करेंगे यहाँ पे इंसर्शन करेंगे हम फ्लेक्सिबल कैथेटर, फ्लेक्सिबल कैथेटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल कैथेटर हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंट्रोड्यूस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आप लोगों को किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम आ गई है। मैं दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ जी, आई थिंक अभी ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इट इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ फ्लेक्सिबल कैथेटर, कहाँ, इन्वॉल्व द फ्लेक्सिबल कैथेटर इनटू द इनटू द हार्ट एंड इट्स ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड इट्स ब्लड, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस कैथेटर को हम क्या करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इस कैथेटर को हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। 1 सेकेंड। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर हम क्या करने वाले हैं। हार्ट की जो ब्लड वेसल्स की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी ये क्या करेंगे, हम एक फ्लेक्सिबल कैथेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे हम ये देखेंगे कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस का तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा,
वहां पे जो आर्टरीज हैं उनकी नैरोइंग, उनकी जो ल्यूमन है उसकी नैरोइंग तो नहीं हो रही है, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये जो फ्लेक्सिबल कैथेटर आपने इंट्रोड्यूस किया है कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर, वो हमें किसके बारे में बताता है? 1 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, वो हमें किसके बारे में सबसे ज्यादा बताता है? तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, किसके बारे में? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट चेम्बर्स, हार्ट के जो चेम्बर्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को वो क्या करता है वहां पे हमें बता देता है। साथ ही साथ एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, 1 सेकेंड, लास्ट नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बना करके इसको लिख देते हैं अपन। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द, इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्ट वॉल, जो हार्ट के वॉल्व हैं, जो हार्ट वॉल्व्स हैं उनके बारे में भी हमें ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। किसके बारे में? हार्ट के जो इंपॉर्टेंट वॉल्व हैं उनके बारे में भी हमें ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। अगर किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स को सोल्व किया जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। आप यहाँ पर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये क्या करेगा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नैरोइंग ऑफ या अबनॉर्मेलिटी इन ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, किसके बारे में? अबनॉर्मेलिटी इन, अबनॉर्मेलिटी इन नैरो, अबनॉर्मेलिटी इन ल्यूमन ऑफ, इन ल्यूमन इन कोरोनरी आर्टरी, ल्यूमन इन कोरोनरी आर्टरी। कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ल्यूमन है उसके बारे में भी ये हमें, कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट को क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर प्रॉपर हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगी तभी तो हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने यही पढ़ा है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या है। कार्डियक कैथेटराइजेशन एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। और ये इन्वेसिव प्रोसीजर है वो क्या इन्वॉल्व क्या होगा, जिसमें टिश्यू ट्रोमा इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम करेंगे क्या, एक फ्लेक्सिबल कैथेटर इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ करेंगे? इनटू द हार्ट वाया द आर्टरी। यहाँ पे बात कर लिख सकते हैं अपन, वाया आर्टरी, जो भी मोस्टली अभी कॉमन साइट है। मैं बताऊंगा यहाँ पे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। कॉमन साइट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं जो कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि ये क्या करेगा, हम क्या करेंगे इसके अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के ल्यूमन, जो फ्लेक्सिबल कैथेटर है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कोरोनरी आर्टरीज की स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी आई है उसके बारे में देख लेंगे। उसके ल्यूमन के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी आई है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। थर्ड वन हम ये देखेंगे कि हार्ट के चेम्बर्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फोर्थ वन हम ये देखेंगे कि हार्ट वॉल्व है, जो ट्राइकस्पिड है बाइकस्पिड वॉल्व है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, रिगर्जिटेशन हो रहा है या स्टीनोसिस हो रहा है, वो सारी चीजें हम अर्ली डिटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये कार्डियक कैथेटराइजेशन करवा करके देख लेंगे। ठीक है, किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करना हो तो। ठीक है, अगर ब्लड वेसल्स या हार्ट से रिलेटेड हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके पर्पज क्या है। कार्डियक जो कैथेटराइजेशन हम कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है, उसके पर्पज की बात करते हैं। पर्पज ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन, 1 सेकेंड।
पर्पज ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन, कि कार्डियक कैथेटराइजेशन करने की जरूरत क्यों है, क्यों पड़ी कार्डियक कैथेटराइजेशन करने की जरूरत, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और हम बात करेंगे कि कार्डियक कैथेटराइजेशन वो क्यों किया जा रहा है। पहला रीजन, ठीक है, पहला रीजन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोरोनरी आर्टरी में हम फ्लेक्सिबल कैथेटर को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, और फ्लेक्सिबल कैथेटर को कोरोनरी आर्टरी में इंट्रोड्यूस करके हम क्या करेंगे, उसकी ल्यूमन का स्ट्रक्चर चेक कर लेंगे। नैरोइंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, नैरोइंग तो नहीं हो रही है, वहां पर किसी फेट का डिपोजिशन मीन सॉरी अथेरोस्क्लेरोसिस का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, वो सारा हम क्या करेंगे, देख लेंगे। तो क्या करेंगे, टू चेक द क्या चेक करना है, टू चेक द ब्लॉकेज, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज एंड नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी की, कोई भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर, चाहे वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हो, सरकमफ्लेक्स हो, राइट मेन कोरोनरी आर्टरी हो, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी हो, इनके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, किसी भी रीजन की वजह से इनके अंदर कोई नैरोइंग तो नहीं हो रही, वो सारा कुछ हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कशन का सॉरी देख लेंगे, ठीक है। उससे हमें पता लग जाएगा कि हार्ट की ब्लड सप्लाई के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस्चेमिक जो हार्ट डिजीज होती हैं या इस्चेमिक डैमेज जो हार्ट के अंदर होता है वो कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमन में चेंजेज होने की वजह से होता है, वहां की प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से होते हैं, ठीक है। तो अगर ल्यूमन में कोई चेंज होगा तो डेफिनेट है कि वो क्या करेंगे, वो कोरोनरी आर्टरी क्या करेगी, हार्ट की पर्टिकुलर एरिया की ब्लड सप्लाई है उसको क्या कर देगी, इंटरप्ट कर देगी, और उसको इंटरप्ट करेगी, उसकी वजह से वहां पर क्या होने लग जाएगा, इस्चेमिक हार्ट के अंदर इस्चेमिक जो चेंजेज आने लग जाएंगे, इस्चेमिक हार्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, इस्चेमिक डैमेज होंगे, हार्ट में इस्चेमिक डैमेज होने लग जाएंगे। दूसरा, ये कैथेटर हमें क्या बताएगा, ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताएगा कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड पहुंच रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना है, ब्लड का प्रेशर कितना है, और ब्लड का फ्लो कैसा है, क्या क्या बताएगा। टू मीजर द टू मीजर द किस चीज को मीजर करना है, टू मीजर द ऑक्सीजन लेवल, एक तो ऑक्सीजन लेवल के बारे में हमें ये बताएगा, क्या क्या बताएगा, ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताएगा। दूसरा, ब्लड का प्रेशर, दूसरा क्या बताएगा, ब्लड प्रेशर, दूसरा ये हमें बताएगा ब्लड के प्रेशर के बारे में कि हार्ट के जो इंपॉर्टेंट चेंबर्स हैं, हार्ट के जो चेंबर्स हैं, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो किस प्रकार का है। नेक्स्ट हमें ये बताएगा ब्लड फ्लो टू द हार्ट, क्या बताएगा, नेक्स्ट हमें ये बताएगा ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ब्लड फ्लो टू द हार्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड फ्लो टू द हार्ट का मतलब है कि हार्ट के किस एरिया के अंदर ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा, हमने कुछ दिनों पहले एक टेस्ट पढ़ा था, कुछ नहीं 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, ठीक है। आई नो दैट कि थोड़ी सी इरेगुलरिटीज चल रही हैं क्लासेस के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं जिनको मैनेज करने की वजह से ये थोड़ी सी क्लासेस के अंदर हो रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेकर के आऊँ। तो ब्लड फ्लो के लिए हमने एक टेस्ट किया था MNPI, कौन सा टेस्ट किया था हमने, MNPI की फुल फॉर्म क्या थी, मायोकार्डियल मायोकार्डियल न्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग, क्या थी इसकी, मायोकार्डियल न्यूक्लियर परफ्यूजन इमेजिंग इसकी क्या थी, फुल फॉर्म थी। और ये टेस्ट भी हमें क्या बता रहा था, ये टेस्ट भी हमें बता रहा था ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ब्लड फ्लो टू द डिफरेंट एरियाज ऑफ हार्ट, ब्लड फ्लो क्या बता रहा था, ब्लड फ्लो टू डिफरेंट एरियाज ऑफ हार्ट, क्या बता रहा था, डिफरेंट एरियाज ऑफ हार्ट, कि हार्ट के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनके बारे में हमें ये क्या कर रहा था, बता रहा, ठीक है। तो ये भी हमें बताएगा। बाकी ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर था, ये क्या था, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर था,
नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर था। जो एमएनपीआई था वो क्या था, एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर था माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डेफिनेटली आपके जो डाउट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए ही चलेंगे। तो किसी को घबराने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कि जो कि हमें किससे पता लगेगा, जो कि हमें पता लग रहा है किससे, जो कि हमें पता लगेगा आपके कार्डियक कैथेटराइजेशन। जो थर्ड वन है, तीसरा हमें जो कार्डियक कैथेटराइजेशन वो ये बताएगा कि हार्ट के चेंबर्स कैसे हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग कैसी है, और दूसरा उसके बारे में हमें ये बता देगा कि इसके अंदर क्या अबनॉर्मेलिटीज है। ठीक है, कौन कौन से इसके जो वॉल्व हैं उनके अंदर अबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, टू एग्जामिन द, क्या करेंगे, टू एग्जामिन द, किस चीज के बारे में एग्जामिन करेंगे, टू एग्जामिन द चेंबर ऑफ हार्ट, टू एग्जामिन द चेंबर ऑफ हार्ट एंड, टू एग्जामिन द चेंबर ऑफ हार्ट एंड, किस चीज के बारे में, एंड वाल्व, वाल्व ऑफ हार्ट, जो हार्ट के जो डिफरेंट वॉल्व हैं उनके बारे में भी हमें ये क्या करेगा, बता देगा कि उनके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे तो हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा, हार्ट के जो डिफरेंट वॉल्व हैं उनके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चेंज तो नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी हमें क्या होगा, पता लग जाएगा। फोर्थ वन आएगा यहाँ पे, कार्डियक कैथेटराइजेशन करके हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन और इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी। ठीक है, टू परफॉर्म द टू परफॉर्म द इंटरवेंशन इंटरवेंशन लाइक, किस जैसा, लाइक एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट प्लेसमेंट, एंड स्टंट प्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी और स्टंट प्लेसमेंट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो हार्ट के अंदर जो छल्ले डाले जा रहे हैं, स्टंट डालने का मतलब है जो छल्ले डाले जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक शुद्ध कुछ देसी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी से इस चीज को समझ जाओ। जो स्टंट डाले जा रहे हैं हार्ट, वो आजकल इंटर कार्डियक 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 इंटरवेंशन जो होती हैं, जो इन्वेसिव इंटरवेंशन होती हैं, कार्डियक इंटरवेंशनोलॉजिस्ट होते हैं, वो यहाँ पे ये चीजें परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्डियक कैथेटर को इंसर्ट करके क्या करते हैं, स्टंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, जिससे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट के जो डिफरेंट एरियाज है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, वहां पे प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, तो जो चार इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, कि पर्पज थे, नॉट फंक्शन, जो पर्पज थे वो क्या थे, हमें कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लॉकेज और कोई नैरोइंग है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, हार्ट के जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, हार्ट के जो चेंबर्स हैं, उनके अंदर ब्लड का प्रेशर कितना है, ब्लड का फ्लो कैसा है वहां पर, और साथ ही साथ उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है वो हम देख सकते हैं। तीसरा, हम लोगों ने देखा कि हार्ट के जो डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट चेंबर्स हैं, उनके बारे में, हार्ट के जो वाल्व हैं उनके स्ट्रक्चर में, फंक्शन में कोई अबनॉर्मेलिटी, कोई चेंजेस तो नहीं है। चौथा, हम ये देख सकते हैं कि वहां पर एंजियोप्लास्टी परफॉर्म कर सकते हैं और स्टंट प्लेस किया जा सकता है। अब ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो एंजियोप्लास्टी है वो क्या है, उसका हल्का सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या कर देता हूँ, ओवरव्यू में आप लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ। तो एंजियोप्लास्टी क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। एंजियोप्लास्टी भी क्या है, एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। क्या है, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर, वो क्या है, एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर। इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जो हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी जिनके अंदर नैरोइंग होती है उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक बैल्यून इंट्रोड्यूस कर करके उनको क्या कर दिया जाता है, डायलेट किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है, यूज टू वाइडन द यूज टू वाइडन नैरोड और ब्लॉक्ड आर्टरीज,
नैरोइंग और ब्लॉक्ड जो आर्टरीज हैं उनको क्या किया जाता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उनके जो ल्यूमन उसको हम क्या कर देते हैं, डायलेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एंजियोप्लास्टी क्या है, एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसका कब यूज किया जाता है, जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, और उस नैरोइंग को ट्रीट करने के लिए या उस ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, आपकी एंजियोप्लास्टी का यूज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस है कार्डियक कैथेटराइजेशन की जो कि मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किए। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट अब तक की क्लास के अंदर तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन की। अब हमें ये देख लिया कि ये जो कार्डियक कैथेटराइजेशन है वो क्यों किया जाए, पहले तो ये देखा कि होता क्या है, दूसरा हमने ये देख लिया क्यों किया जा रहा है, तीसरा हमने देखा कि क्या क्या पर्पज है इसको पीछे करने को। अब मान लीजिए किसी डॉक्टर ने कहा कि जो भी एबीसी, जो भी हमारा XYZ या जो भी फलाने फलाने मरीज का क्या होना है, कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर है वो होना है। अब कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर जब होना है किसी मरीज का, तो उस कंडीशन के अंदर, जब किसी मरीज का कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर होना है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, प्री प्रोसीजर कुछ इंटरवेंशन है। प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन का मतलब है प्रोसीजर से पहले हमें मरीज को प्रिपेयर करना है उस टेस्ट के लिए, किसके लिए, कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए। तो उस समय ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो कि हमें एज ए नर्स या एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें परफॉर्म करनी होती हैं, उनके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज यहाँ तक तो जितना भी हमने पढ़ा है उसके अंदर से आप लोगों को MCQ जो वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर से आप लोगों को MCQ जो वो देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि प्लीज आप थोड़ा सा सीरियस होकर के सीरियस नोट पे पढ़ाई कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन की, कौन कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर जो बताया था, जो मैंने अभी आपको MNPI बताया था, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी एक बेस्ट टेस्ट है। दूसरा हमने बात करी अभी तक पर्पज ऑफ, किस चीज की बात करिए, पर्पज ऑफ कार्डियक कैथेटराइजेशन के। कार्डियक कैथेटराइजेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्पज है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट अब हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, अभी हम डिस्कशन किस चीज के बारे में करेंगे, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। किसके बारे में, प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन के बारे में। तो प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन कि प्री प्रोसीजर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हैं वो मरीज के परफॉर्म करने हैं या मरीज को हमें परफॉर्म करवाने। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी प्रोसीजर से पहले जो तैयारियां हैं उनके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला, यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। 1 सेकेंड, पेन ले लेते हैं एक दूसरा अच्छा सा कलर का, नहीं है ब्लू, डार्क ब्लू पेन ही ले लो। ठीक है, तो पेन ले लिया हमने नया, दूसरा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज। अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लास नहीं, हमारा टॉपिक नेक्स्ट हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि प्री प्रोसीजर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हमें परफॉर्म करने हैं उनके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं। प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन से देखा कि माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है, एक इन्वेजिव टेस्ट है। देखो मैंने भी आप लोगों को बता रखा है कि कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। क्या है ये, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो डेफिनेट है कि जहां इन्वेसिव प्रोसीजर का नाम आ गया है वहां पर कंसेंट, वहां पर कंसेंट क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मस्ट, मस्त नहीं मस्ट, मस्ट का मतलब है लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी कोई भी मरीज जिसका क्या होना है, कार्डियक कैथेटराइजेशन होने वाला है, कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर है या कार्डियक कैथेटराइजेशन इंटरवेंशन है वो उसमें होने वाली है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। क्या करना है, टेक द इन्फॉर्म कंसेंट, नॉट टेक। टेक क्यों नहीं, क्योंकि कंसेंट लेने का काम नर्स का नहीं है, नर्स का काम सिर्फ विटनेस करने का है कि हाँ तो पेशेंट ने कंसेंट दिया है, अपनी मर्जी से दिया है कि नहीं दिया, डॉक्टर साहब ने उसको फोर्स तो नहीं किया।
वो सारा काम एज ए नर्स हमारा होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चेक द इन्फॉर्म कंसेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक द इन्फॉर्म कंसेंट। चेक इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट कि मरीज ने इन्फॉर्म कंसेंट तो दे दिया कि नहीं दिया, कि हाँ हाँ जी आप मेरे साथ ये जो प्रोसीजर कर रहे हो उसकी सहमति उसने दी है कि नहीं दी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है माय डियर स्टूडेंट। बिकॉज क्योंकि कंसेंट अगर नहीं है, आप अगर परफॉर्म करने चले गए, मान लीजिए प्रोसीजर के दौरान मरीज को हार्ट अटैक आ गया और मरीज मर गया, उसकी जवाबदेही किसकी हो जाएगी, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी सभी को, पूरे हेल्थ केयर टीम जो भी उस प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व थी उसको सबको क्या हो जाएगी, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्फॉर्म कंसेंट ले लेना है। ठीक है, क्या करना है, इन्फॉर्म कंसेंट वहां पे ध्यान रखना। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कार्डियक कैथेटराइजेशन से रिलेटेड। तो इन्फॉर्म कंसेंट हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि मरीज हमेशा इन्फॉर्म कंसेंट दे करके ही जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान हम क्या करने वाले हैं, मरीज के अंदर एक डाई इंजेक्ट करेंगे, रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करेंगे, जैसा कि एमएनपीआई के अंदर भी हमने किया था। तो हम क्या करने वाले, रेडियो ओपेक टेस्ट के अंदर हम क्या, सॉरी जो कार्डियक कैथेटराइजेशन उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, रेडियो ओपेक डाई इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें मरीज को पूछना है कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, आस्क अबाउट द एलर्जी। ठीक है, एलर्जी, आस्क अबाउट द, ask to patient about the allergy, about the एलर्जी टू, किस किस चीज से एलर्जी है, किस किस चीज से आपको एलर्जी तो नहीं है, किसी चीज से आपको एलर्जी तो नहीं है, ये हमें मरीज को क्या करना है, पूछ लेना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो, रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट कर रहे हो, जैसे ही आपने देखा कि रेडियो ओपेक डाई आप इंजेक्ट कर रहे हो और मरीज को क्या हो गई, वहां पे एलर्जी हो गई, तो दिक्कत होने जाएगी। ठीक है, वहां पे दिक्कत बन जाएगी, इस पूरी प्रोसीजर या पूरी उस एंटायर टीम के लिए दिक्कत बन जाएगी। तो इसीलिए हमें पहले ही ध्यान रखना है कि जब भी हम मरीज कार्डियक कैथेटराइजेशन के कोई मरीज जा रहा है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लें। हिस्ट्री के अंदर हमें ये जरूर पूछना है कि भैया आपको किसी चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है, जैसा कि किस चीज के बारे में, पहला हो सकता है आपका सी फूड, सी फूड मछली वगैरह होती है जो समुद्री जीव, ठीक है, उनसे तो कोई एलर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट हमें पूछना है आयोडीन से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, आयोडीन से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या पूछना है कि आपको आयोडीन से तो कोई एलर्जी नहीं है। बिकॉज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो डाइज होने वाली हैं, जो डाइज हैं, जो भी जितनी भी प्रकार की जो डाइज हैं आर आयोडीन बेस्ड, जो डाइज होने वाली हैं वो क्या, डाइज क्या है, डाइज आर डाइज ऑन आयोडीन बेस्ड। जो भी हमारी डाई होने वाली है वो क्या है, आयोडीन बेस्ड होने वाली। इसीलिए हमें ये पूछना जरूरी होता है कि मरीज को किसी सी फूड से, आयोडीन से कोई एलर्जी तो नहीं है, या फिर मरीज को हमें पूछना है कि रेडियो ओपेक डाई, क्या कभी आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म करवाया हो, पास्ट में अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म हुआ हो, कोई ऐसा टेस्ट हुआ हो आपका कि आपको रेडियो ओपेक डाई दी गई और आपको क्या हुआ, वहां पे एलर्जी हुई, तो उसके बारे में मरीज हमें क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा। तो हमें क्या देखना है, आयोडीन से या फिर रेडियो ओपेक डाई, इससे रेडियो ओपेक डाई, कि आपको किसी रेडियो ओपेक डाई से कोई एलर्जी तो नहीं है, ये हमें मरीज को पहले ही क्या कर लेना है, पूछ लेना है। तो ये तीनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सी फूड के बारे में पहले पूछ लो कि भैया समुद्री जो खाना होता है उससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, रेडियो ओपेक डाई से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो हमें पहले ही बता दीजिए ताकि हम वो डाई इंजेक्ट ना करें, कोई और दूसरा तरीका ढूंढे। अगर मान लो सिचुएशन ऐसी बन जाती है, अगर एलर्जिक है, इफ पेशेंट इज एलर्जिक, क्या है, इफ पेशेंट इज एलर्जिक, अगर आपका मरीज एलर्जिक है, उस प्रोसीजर के अंदर जो डाई इंजेक्ट करोगे उससे क्या है, एलर्जिक है, तो हमें क्या करना है,
सबसे पहले हमें क्या करना है, प्री मेडिकेट द पेशेंट इफ एलर्जिक। अगर मरीज एलर्जिक है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, प्री मेडिकेट द पेशेंट। क्या करना है, प्री मेडिकेटेड, प्री मेडिकेट, प्री मेडिकेट द पेशेंट। किस चीज के बारे में, अब क्या मेडिकेशन दे, प्री मेडिकेटेड किससे करना है, आपको प्री मेडिकेटेड करना है मरीज को, पहला हमें करना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कर देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में अगर हम बात करें डेक्सोना, डेक्सामेथासोन, ठीक है, डेक्सोना यूज कर लेंगे। और दूसरा हमें प्री मेडिकेटेड करना है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग से। किससे, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, किससे, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की अगर आप एग्जांपल की बात करो तो यहाँ पे हम सबसे बढ़िया और मोस्ट कॉमनली जो ड्रग यूज करते हैं वो करते हैं एविल, एविल फिनारमाइन मेलेट, ठीक है, जो भी इसके अंदर साल्ट आता है। तो ये दोनों चीजें हमें क्या करनी है, मरीज को प्री मेडिकेटेड करनी है। कब, जब हमारा मरीज रेडियो ओपेक, आयोडीन और सी फूड से क्या हो, एलर्जिक हो, ठीक है। तो इस अगर तीनों से एलर्जिक है तो हमें क्या करना है, ये चीजें एडमिनिस्टर करनी है। या तीनों में से किसी भी एक से भी एलर्जिक है तो भी हमें ये एडमिनिस्टर कर देनी, ठीक है। और ऐसे मरीज के, ऐसे जब भी कोई मरीज इसका ऐसा टेस्ट चल रहा है, मान लीजिए मरीज के पास, मरीज की कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है ऐसे किसी प्रोसीजर की, तो हमें उस इन दोनों मेडिकेशंस को हमें, जब टेस्ट परफॉर्म हो रहा है तो हमें पेशेंट के बेड साइड पे रखनी है, ताकि अगर इमीडिएटली वहां पर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो इमीडिएटली हम क्या कर सके, वहां पे ये ड्रग्स है वो पेशेंट को क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि थोड़ा इन्वेसिव प्रोसीजर है तो मरीज वो क्या हो सकता है, अप्रीहेंशन, उसको एंजाइटी हो सकता है, घबराहट हो सकती है। तो उसी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मरीज को एनपीओ रखना जरूरी है। बिकॉज ये टेस्ट करना तो जरूरी है क्योंकि मरीज की जान बचानी है। अगर हो सकता है मरीज काफी ज्यादा एनजीएस हो जाए, उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को क्या करना पड़ सकता है, सेडेट करना पड़ेगा, पेशेंट को सेडेशन देना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि अगर मरीज खाना खाया हुआ होगा तो एस्पिरेशन का चांस हो जाता है वहां पे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मरीज को एनपीओ रखना है, ठीक है। कीप द पेशेंट एनपीओ, क्या करना है, कीप द पेशेंट, कीप द पेशेंट एनपीओ फॉर, एनपीओ फॉर 6 to 8 आवर्स। पेशेंट को 6 से 8 घंटे तक हमें क्या करना है, एनपीओ। एनपीओ की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, एनपीओ नील पर ओरल, पर ओरल, मरीज को नील पर ओरल हमें रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्या करना है, हो सकता है ड्यूरिंग टेस्ट हमें क्या करना पड़ सकता है, सेडेशन देना पड़ सकता है। और सेडेशन देंगे तो हो सकता है वहाँ पे मसल्स वगैरह रिलैक्स हो, ठीक है, और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आपके बैकफ्लो मारे और आप एक्सपिरेट, मरीज हमारा क्या कर सकता है, एक्सपिरेट कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, एनपीओ हमें क्या करना है, मरीज को एनपीओ रखना है। क्यों रखना है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, कि मरीज एस्पायरेट ना कर जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमें मरीज को एस्पिरेशन, मरीज के एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनपीओ रखना काफी ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट, मैंने भी आप लोगों को ये बताया है कि हम क्या करने वाले हैं, मरीज को जब ये टेस्ट करेंगे तो हम रेडियो ओपेक डाई, आयोडीन बेस्ड डाई या फिर हम सी फूड बेस्ड डाई है वो हम मरीज के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो कितनी मात्रा में या कितने अमाउंट के अंदर उस डाई की डोज को डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, मरीज के हाइट और वेट को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, रिकॉर्ड द, रिकॉर्ड वेट एंड हाइट ऑफ पेशेंट, हाइट ऑफ पेशेंट। हमें क्या करना है, वेट और हाइट को, पेशेंट की वेट और पेशेंट की हाइट को हमें क्या करना है, वहां पे पेशेंट के वेट और हाइट को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डाई या टू डिटरमाइन द डोज ऑफ डाई, ठीक है। किस लिए,
to determine the amount of dye to be injected, कि कितने अमाउंट में हमें जो पर्टिकुलर डाई है वो हमें क्या करना है, इंजेक्ट करनी है। उसके बारे में हमें पता लगाने के लिए, उस डाई की डोज को डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, पेशेंट के वेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पेशेंट की हाइट और वेट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोस्ट कॉमनली नोट कर लो, स्पेशल नोट लगा के लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, स्पेशल नोट लगा के लिख लीजिएगा कि मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं यहाँ पे आयोडीन बेस्ड जो डाइज है उनका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कौन सी डाइज का यूज करते हैं, आयोडीन बेस्ड जो डाइज होती हैं उनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो आयोडीन बेस्ड जब डाई यूज हो रही है तो उसमें मोस्ट कॉमनली आयोडीन बेस्ड डाई, मोस्ट कॉमनली आयोडीन बेस्ड डाई इज यूज्ड, मोस्ट कॉमनली आयोडीन बेस्ड डाई है वो क्या की जा रही है, यहाँ पे यूज की जा रही है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें आयोडीन बेस्ड डाई कौन कौन सी है, तो पहली तो होगी आयोहेक्सेल, आयोहेक्सल, लोपामिडोल, लोपामिडोल, ये क्या है, आयोडीन बेस्ड डाइज है। ये क्या है, आयोडीन बेस्ड डाई, आयोडीन बेस्ड डाइज है। ये आयोडीन बेस्ड डाइज हैं जो कि मोस्ट कॉमनली आपके कार्डियक कैथेटराइजेशन के प्रोसीजर के दौरान यूज की जा रही हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक मेरे किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को ये प्रोसीजर अभी तक पढ़ाया है। आई होप किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स का पॉजिटिवली आंसर करूंगा। तो आज का हमारा ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करूंगा क्योंकि क्लास काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, 43 मिनट्स हो चुके हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास को लेते समय कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो आप बेहिचक मेरे से बेझिझक आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।